जो है ना वो देखेंगे कौन सा ग्रेविटेशनल, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ेंगे अपन। देखो आज कम से कम आधा घंटा तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, सबसे पहले है ना ग्रेविटेशनल में अपन जो बात कर रहे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल में देख रहे हैं कि अपने पास में दो ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। ये ड्रॉपर वाले तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना। देखो ये दो अपने पास में मास है, लेकिन ये मास कैसे हैं ये ध्यान रखना। ये मास है ना, ये पॉइंट मास है। बताओ क्या है ये, पॉइंट मास। पॉइंट मास कौन से होते हैं, और ये कंडीशन भी है। जब मैं इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लिखवाऊंगा ना, इसमें मैं टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाऊंगा, तो यहाँ पे पॉइंट मास होना भी ज़रूरी है। पॉइंट मास को हम किसको बोलते हैं कि क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताई थी, कुछ चीज़ें मैंने समझाई थी आपको। जैसे कि मैं बात करूँ बेटा, जनरली रेस्पेक्टिव हम लेते हैं। रेस्पेक्टिव कैसे लेते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लो हम बिल्ली की बात करें, तो चूहे के रेस्पेक्ट में बिल्ली क्या है, बड़ी ऑब्जेक्ट मानेंगे उसको ना। लेकिन हाथी के रेस्पेक्ट में बिल्ली क्या है, छोटी है। तो हाथी के रेस्पेक्ट में बिल्ली पॉइंट मास है। आप समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से। तो कहने का मतलब ये है, रेस्पेक्टिव पॉइंट मास का मतलब ये नहीं है कि अब जैसे अर्थ है ना, अर्थ जैसा अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा ना, तो अर्थ को हम क्या मान के चलेंगे, पॉइंट मास मान के चलेंगे। अब हम कंसीडर कैसे करते हैं, पॉइंट मास कैसे कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अर्थ बहुत बड़ी है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, हम ये मान के चल लेते हैं कि अर्थ का सारा जो मास है ना, वो एक जगह सेंटर पे है। अर्थ का जो सारा मास है ना, वो क्या है, एक जगह सेंटर पे है। मेरी बात को समझना। और सेंटर पे एजे कैसे है, पॉइंट जैसे है। मतलब सारा मास कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया। और एजे कैसे आ गया, पॉइंट जैसे आ गया। यानी कि सीधी सी बात ये है, आपसे अगर गलती से कैसे भी पूछ लें तो ये ध्यान रखना है कि जो मास होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। तो अब मान लो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। मान लो कितनी है, आर है। तो इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी बोलते हैं। नाम लिखना अभी बाद में, इसका दो नाम है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ये मतलब लॉ जो दिया गया है, ये किसने दिया है, ये न्यूटन ने दिया है। बताओ किसने दिया है, न्यूटन ने दिया है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखो ना। अब यहाँ ये समझना कि जो इनके बीच में फोर्स है ना, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के प्रोडक्ट के। और इन के बीच में जो फोर्स है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर के। ड्रॉपर वाले थोड़ा सा याद करो, आपने वो पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो सेम ये जो चैप्टर चलने वाला है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह चलने वाला है। कैसे चलने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह। एक बार 11th वाले ध्यान दे, हालांकि हम 12th थोड़ा लेट स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो याद आ रहा है क्यों ना हम इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन कर लें, क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, ऐसा का ऐसा ही है पूरा का पूरा चैप्टर। तो ये साथ में हो जाएंगे ना, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। आप लोगों का पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। और इनके पहले ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, तो इनके वैसे ही दिक्कत नहीं है, तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब सुनो, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है, एक क्या आता है यहाँ पे, कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्या, जी। ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बताओ क्या है, ग्रेविटेशनल, बताओ क्या बोलेंगे इसको, कांस्टेंट बोलते हैं ना। ये ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ध्यान रखना कि ये नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। बोलो क्या बोला मैंने, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मतलब ये मीडियम पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि मान लो वो बोल दें कि दो मास है, और दोनों मास को जो है ना हमने पानी के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया, पानी के अंदर। क्या जी की वैल्यू इफेक्टेड होगी, तो आपको आंसर देना है नहीं होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड नहीं करती है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। कितनी रहेगी वो भी देख लो आप, इसकी वैल्यू रहती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। बोलो कितनी रहती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अगर यूनिट की बात कर ले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो क्या रहेगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
बोलो इसकी यूनिट जो रहती है वो क्या रहती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और चीज़ है, अगर आपसे पूछ लेना कि इसको डिस्कवर किसने किया था, जी की वैल्यू कहाँ से पता लगी होगी, सबसे पहले किसने बताया होगा, तो ये एक ध्यान रखना, एक नाम आता है केवेंडिश। बताओ क्या नाम आता है, केवेंडिश नाम आता ना। केवेंडिश। तो ये केवेंडिश जो साइंटिस्ट है ना, इसने जी की वैल्यू को कंसीडर किया था, प्रैक्टिकली कंसीडर किया था। क्या किया था इसने, प्रैक्टिकली कंसीडर किया था। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू निकाली है जी की, वो किसने निकाली है बेटा, केवेंडिश ने निकाल ली है, और बाई एक्सपेरिमेंट निकाली है। कैसे निकाली है, बाई एक्सपेरिमेंट निकाली है। जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि जो अब ये कुछ लिखने का है वो अभी मैं पॉइंट से लिखवा दूंगा आपको। जो फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये हमेशा इसका जो नेचर होता है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर होता है इसका। बताओ क्या नेचर होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, ठीक है ना। एक और याद रखना है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन की तरह। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तब और बताऊंगा आपको। इसको हम ऐसे लिखेंगे F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। अभी मैं इसको समझा दूंगा आपको, मैं बता ही देता हूँ ना एक बार के लिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से। कुछ बातें जो लिखानी है डायरेक्शन को लेके भी निकाली। डायरेक्शन होती है अलोंग टू लाइन जॉइनिंग ऑफ बोथ मास। बोलो क्या, अलोंग टू लाइन जॉइनिंग ऑफ बोथ मास। आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स में भी सेम ही लाइन थी हमारी, है ना, सेम टू सेम चीज़ें थी, है ना। तो आप यहाँ एक और चीज़ समझो कि जैसे कि मान लो हमारे पास में दो मास है, ये M1 है और ये क्या है, M2 है ना, ये दो मास है मान लो, ठीक है ना। आप यूँ समझो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ F12। F12 को पढ़ो, आप क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। प्यारे बच्चों, F12 को जो पढ़ा जाता है ना, मैंने आपको पहले बताया था, जो पहले पास में लिखा होता है ना उस पर तो फोर्स लगता है। बोलो क्या बोला था मैंने, जो पास होता है ना उस पर तो क्या होता है, फोर्स लगता है। जो पास में होता है उस पर तो क्या लगता है, फोर्स लगता है, और जो थोड़ा सा दूर होता है उसके कारण लगता है। पहले पे फोर्स लगता है और जो दूसरा होता है उसके कारण। यानी कि यहाँ पर क्या है बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। आप समझना मेरी बात को ध्यान से। तो फोर्स किस पे लग रहा है, वन पर। कौन लगा रहा है, टू लगा रहा है। पहले एक चीज़ और समझो, आप दो के बीच में फोर्स की डायरेक्शन निकालना सीखो। किसकी डायरेक्शन निकालना सीखो आप, फोर्स की डायरेक्शन निकालना। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली ट्रिक है बेटा। मैं ये फाउंडेशन वाले बच्चों को भी बोल रहा हूँ, एक चैप्टर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का इसलिए भी करना चाह रहे हैं क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, उसमें क्लियर हो जाएगी। सेम ऐसा ही कुछ है इसमें। फोर्स की डायरेक्शन अलोंग टू लाइन जॉइनिंग तो आएगी, लेकिन आएगी कैसे, लाइन आएगी कैसे, तो उसके अंदर ये देखना है आपको। सबसे पहले ये देखना है कि फोर्स लगा कौन रहा है। पहले देखो फोर्स लग किस पे रहा है, लग किस पे रहा है। हालांकि उससे में ज़्यादा लेना देना नहीं है। फिर ये देखो फोर्स लगा कौन रहा है, फोर्स लगा कौन रहा है। जो फोर्स लगा रहा है ना वो केवल एक ही काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो दो काम करता था, या तो वो पुश करता था या वो अट्रैक्ट करता था ना, मतलब या तो रिपल करता था या अट्रैक्ट करता था, या तो पुल करता था या पुश करता था। यहाँ एक ही काम करेगा। जो फोर्स लगा रहा है ना, जो फोर्स लगा रहा है वो हमेशा पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन मोर इम्पोर्टेंट है। बोलो क्या है, डायरेक्शन क्या है बेटा, मोर इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्शन बेसिस पे ही सोल्व होंगे। तो मैंने आपको ये बताया डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम। हमें ये देखना है फोर्स लग किस पे रहा है। चलो इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। फोर्स लगा कौन रहा है, जो फोर्स लगा रहा है वो क्या करेगा। जो फोर्स लगा रहा है ना वो हमेशा क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है। और किधर खींचेगा, अलोंग टू लाइन जॉइनिंग। बोलो बात समझ आ गई बेटा। अब जैसे कि मैं यहाँ बात कर लूँ F12 की, है ना, किसकी बात कर लूँ, F12 की। अब इसको हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। मुझे बताओ फोर्स लगा कौन रहा है, टू लगा रहा है। कौन लगा रहा है, टू। अब बताओ टू क्या करेगा वन के साथ, टू वन को खींचेगा, टू वन को खींचेगा। वापस बोलो, टू क्या करेगा, वन को खींचेगा। तो टू वन को खींचेगा तो क्या ऐसे खींचेगा। तो क्या F12 की डायरेक्शन आप लोगों की समझ में आ गई प्रॉपर। बोलो ना यार बेटा, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ ऐसा लिख दूँ F21, इसको पढ़ के बताओ ये क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो इसका मतलब फोर्स लग किस पे रहा है, टू
2 पे लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। लगा कौन रहा है, 1 लगा रहा है। लगा कौन रहा है, 1। तो बताओ 1 क्या करेगा, खींचेगा। किधर खींचेगा, इधर ही ऐसे तो खींच सकता है ना, खुद की तरफ ही खींचेगा। अरे मास किधर खींचेगा, खुद की तरफ ही। तो पुल किधर करेगा भाई, खुद की तरफ ही तो करेगा ना, वो ऐसे ही करेगा ना प्यारे बच्चों, ऐसे ही करेगा। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। अब आप यहाँ एक बात समझो, F12 आप निकाल नहीं जाओगे, मतलब दोनों के बीच में फोर्स लगाओगे तो फॉर्मूला तो यही है ना आपके पास में, तो दोनों मास का प्रोडक्ट आना ही है, डिस्टेंस आनी है। अब बताओ F21 निकालोगे तो भी बात तो वही आनी है, यानी कि ये दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि F12, ये पता नहीं इंक भरते हैं क्या, मजाक करते हैं। F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये देखो आप, इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब तुम ये कहोगे सर देखो अच्छा F12 इधर है इसलिए प्लस में आया, ये इधर माइनस में आया। नहीं, ये प्लस माइनस ये कारण नहीं है, यहाँ पर एक कारण है, वेक्टर के अंदर हम इक्वल वेक्टर नाम की एक चीज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इक्वल वेक्टर नाम की एक चीज़। उसका मतलब ये होता है एक अपोजिट वेक्टर नाम की चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना। अपोजिट वेक्टर में ये होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन डायरेक्शन जस्ट दोनों की क्या होनी चाहिए, अपोजिट। वापस बोलो, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन जस्ट क्या होनी चाहिए, अपोजिट। बोलो ना यार प्यारे बच्चों, यस और नो। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन जस्ट क्या होनी चाहिए, अपोजिट। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। अब तुम एक बार बताओ मत, मैं बता रहा हूँ, वेक्टर के अंदर ऐसा होता है मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम माइनस लगा के शो करते हैं। क्या लगा के शो करते हैं, माइनस। चाहे से आप इसके लगा दो, चाहे से इसके लगा दो, ये माइनस ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ इन मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स फॉर्म में ये न्यूटन का क्या है, थर्ड लॉ है। बताओ मैथमेटिक फॉर्म में ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। बताओ F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर आप लोगों के बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बताओ यस और नो बेटा। तो ये यहाँ तक एक बार एक काम करो, कॉपी करो, कुछ चीज़ें लिखनी है वो मैं लिखा रहा हूँ, वो लिखो, है ना। अब देखो हम सीधी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट है ना, हमें देख रहे हैं कि इसका प्रश्न आएगा कैसे और सोल्व कैसे करेंगे, बस डायरेक्ट हम उस पर कंसिडर कर रहे हैं। आपको क्या है कि ये ध्यान रखना है कि अगर हमें फोर्स को जोड़ना है, सीधे तौर पे ध्यान रखना है बेटा, वेक्टर रूल से ही जुड़ेगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। एक वो लाइन में लिखाने वाला था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, ये उसमें ये भी ऐड कर लेना, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना, चलो लिख लो, मैं जो कुछ लिखा रहा हूँ आप सारे लिख लो ना यार। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, लिख लो आप पहले, 2 मिनट में भी बैठ जाता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, फिर लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो या ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। चल रहा है ना, कोई बात नहीं, मैडम भी लिख लेंगे। पेपर कहाँ हो गया, वो तो अलग था पेपर, बार्क का था वो तो पेपर, कोई उसके लिए होता है, साइंटिस्ट वगैरह के लिए होता है। फर्स्ट ग्रेड का तो अब है ना, फर्स्ट ग्रेड का है जून में, और फिर कॉलेज प्रोफेसर का है दिसंबर में। चलो लिखो, और एक ये कैमरा चालू हो ना, तब मैडम वाली बातें मत करा करो।
अदरवाइज मैडम ये बोलेंगे कि क्लास में बच्चों को पढ़ाते कम हो। गलत इंप्रेशन जाता है ना। और आपको पता है जबकि मैं क्लास में केवल पढ़ाता ही हूँ, फालतू की बातें तो वैसे ही नहीं करता, है ना। अब इसमें भी ज़ोर से हाँ नहीं बोल रहे मैडम, ये सोचेंगे आप अच्छा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई ना, मैडम समझदार है। चलो क्या क्या लिखा, मैं वही दिमाग से निकल गया, लिखा क्या रहा था। ये लिख लिया सेंट्रल लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना। नीचे लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स कंपेयर टू, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स कंपेयर टू, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लिया। न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ध्यान रखना बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स और कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वीक फोर्स है ना। इन दोनों के कंपेयर में क्या है, ये वीक फोर्स है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक ये चीज़ भी लिख लो आप, वीक फोर्स वाला हमने कॉन्सेप्ट लिख लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स ना, ऐसा मत लिखो, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, बिटवीन टू एनी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स। क्या लिखा था वहाँ पे, पहले बताओ ना यार। बिटवीन टू एनी ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन यूनिवर्स अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। एंड बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, 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 any object, attraction force is called gravity, attraction force is called gravity, attraction force is called gravity। समझ रहे हो आप? मतलब अगर अर्थ एक ऑब्जेक्ट हो ना बेटा,
तो वहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको क्या हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। लेकिन ग्रेविटी केवल और केवल तभी यूज करते हैं, अर्थ हो तो यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर अर्थ के अलावा कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, चाहे से वो कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन फोर्स लगेगा ही लगेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बताओ ये ओवरऑल क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। अब देखो आप ये समझना, हमारा मेन जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन है ना, वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर कैसे करेंगे, निकालेंगे कैसे, प्रश्न कैसे आएगा ना बेटा। बार बार बात तो वही है ना, क्वेश्चन कैसे आएगा। हमें क्या करेगा वो, हमें वो ना ध्यान रखना, हमें ना वो ये बोलेगा कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके कोने पर यहाँ पर एक मास पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2 kg, यहाँ है 3 kg और यहाँ है 6 kg, ठीक है। वो हमें बोलेगा इस पॉइंट पर एक मास पड़ा हुआ है 1 kg। वो बोलेगा नेट फोर्स बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, नेट फोर्स बताना है ऑन 1 kg। बताओ नेट फोर्स बताना है किस पे बेटा, 1 kg पे नेट फोर्स बताना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, किस पे बताना है, 1 kg पे। अब देखो क्या करेंगे, आप मुझे एक बात समझाओ। देखो 2 kg भी 1 kg पे लगाएगा, 3 kg भी 1 kg पे लगाएगा, 6 kg भी 1 kg पे लगाएगा। बताओ इस पे फोर्स लगाने वाले कितने मास हैं, 3। बोलो ना यार। मैं एक काम करूं तो ठीक है ना, मैं वैसे अलग अलग देख रहा हूं, इसको मैं F1 बोल दूं। अरे यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल दो, F1। मैं मेरी मर्जी से बोल रहा हूँ, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। इसको क्या बोल दो, F2। और इनके बीच में लगेगा उसको क्या बोल दूंगा, F3 बोल दूंगा। नेट को F बोल दूंगा। अब F1 क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 kg। वापस बोलो क्या है, फोर्स ऑन 1 kg ड्यू टू 2 kg। अब बताओ 2 kg 1 kg के, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, 2 kg लगा रहा है। क्या करेगा, खींचेगा। तो खींचेगा तो बताओ क्या ऐसे खींचेगा क्या, बताओ F1 की डायरेक्शन समझ में आ गई क्या। 3 kg खींचेगा तो ऐसे खींचेगा क्या, बोलो ना यार। और 6 kg खींचेगा तो ऐसे खींचेगा क्या। अरे अलोंग टू लाइन जॉइनिंग ही पुल करता है, अलोंग टू लाइन जॉइनिंग ही क्या करता है, पुल करता है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये क्या हो गया, F3 हो गया। बोलो ना यार ये ऐसा नो। अब मुझे बताओ F1 की वैल्यू क्या जाएगी, बोलो सर G m1 m2, सर 2 × 1 m1 m2 r स्क्वायर, इसका मान लो 1 मीटर मान लो, कितना मान लो 1 मीटर, तो ये 1 का स्क्वायर। बोलो ना यार। F2 की वैल्यू बता दो कितना आ जाएगा, सर F2 की वैल्यू देखो G m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। इसका बता दो तो इसका कितना हो जाएगा, F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G m1 कितना है 1, m2 कितना है, m2 कितना है 6। बोलो ना यार, m2 कितना हो गया 6 और डिवाइडेड बाय बताओ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि आपको बताइए डिस्टेंस 1 का स्क्वायर नहीं है। ये क्या हो गया, √2 हो गया क्या। बोलो ना यार, क्या √2 का स्क्वायर लिखना चाहिए क्या मुझे। अरे पाइथागोरस भाई साहब जिंदाबाद। अब हमारे पास में 3 फोर्स ऐसे आ गए साहब, F1 इधर है, F2 इधर है और F3 इधर है। अब इन तीनों को जोड़ना है। पहली बात, हमने ऐसा कोई नियम पढ़ा ही नहीं जो तीनों को एक साथ हम जोड़ दें। 3 वेक्टर को हम एक साथ नहीं जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 वेक्टर को जोड़ेंगे। बोलो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 वेक्टर को जोड़ेंगे, फिर उसके अंदर हम जोड़ेंगे तीसरा वेक्टर। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वेक्टर को जोड़ेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, हम तीसरा वेक्टर जोड़ेंगे। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। तो आप जोड़ो पहले F1 और F2 को जोड़ो। बोलो किसको जोड़ो, F1 F2 को। इससे फ़ायदा मिलेगा कि इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। अरे यार बता रखा है ना, पैरेललोग्राम लो से। बोलो ना यार बता रखा है ना यार। तो से देट उसको मान लो आप F डैश मान लो, क्या मान लो, F डैश। तो F डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। बोल दो यार, आपको बता रखा है बेटा कि कोई भी 2 वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो, बोलो क्या हो 90 डिग्री, तो उनका सम होता है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 90 डिग्री के अलावा अगर कोई एंगल हो तो उनका सम होता है √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। बोलो क्या होता है, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। बोलो ना यार, ये बात बताइए क्या मैंने।
यहाँ 90 डिग्री है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब मैंने एक और चीज़ बता दी, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो डायरेक्ट जोड़ दो। अब आप बताओ F3 और F डैश क्या एक ही लाइन में है क्या? तुम तो ये बताओ मेरे को, F3 और F डैश क्या एक ही लाइन में है क्या? अरे बताओ ना यार। तो बताओ क्या डायरेक्ट जोड़ दूँ क्या इनको? तो F नेट क्या आ जाएगा? F3 प्लस F डैश। आप ड्रॉपर वाले समझ पा रहे होंगे, सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे है या नहीं है, वैसे ही है ना बेटा। ग्रेविटेशन 11th वाले समझ पा रहे होंगे, पहले जो ग्रेविटेशन पढ़ा था वैसे ही तो है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे ही है, बस वहाँ मास की जगह क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, बाकी कोई बड़ा अंतर नहीं है ना बेटा। तो F नेट जो है ना प्यारे बच्चों, ये F नेट जो है वो क्या हो जाएगा? अब सुनो, F नेट हो जाएगा, F3 की वैल्यू बताओ ना क्या है, बोलो। 6G डिवाइडेड बाई 2, अरे ये रही, और प्लस अंडर रूड F1 और F2 की वैल्यू देखो ना बेटा क्या है? F1 की वैल्यू का स्क्वायर करो, क्या है? कहाँ है F1? 2G है, तो 4G स्क्वायर, और F2 की कितनी है? 9G स्क्वायर है ना, 9G स्क्वायर। तो बताओ F नेट कितना हो जाएगा, ये बताओ आप मेरे को। F नेट जो है ना वो कितना हो जाएगा, बोलो बेटा? 3G, अरे बोलो ना यार। और ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो क्या 13G लिख दूँ मैं इसको? तो F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? बस है G स्क्वायर है ना, ठीक है। अब सुनो, G क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो G कॉमन आ जाएगा, ये 3 प्लस क्या आ जाएगा? रूट 13। ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाएगा आपको, वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या समझ में आया है क्या आप लोगों को?